इतना दम, शेरनियों जैसा दम, और सीरियस नोट, आप में कहाँ से आता है? जब हम सत्य बोलते हैं तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, अपने आप हौसला आ जाता है। अगर आपको मौका मिले कि आपके सामने ऑन अ सिल्वर प्लेटर देयर आर बिलियन वुमेन लिसनिंग टू यू, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो पूछूंगी कि महिलाएं इस्लाम में क्यों हैं, उनका क्या काम है इस्लाम में। तबलीगी जमात, देवबंदी वगैरह, इन सब का एजेंडा है कि दे वांट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मुस्लिम नेशन बाय 2047। डू यू बिलीव कि हमारे पास भी एक एजेंडा है कि हमें प्रोटेक्ट करने हमारे हिंदूज के, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदुओं का कोई एजेंडा नहीं है और उनको कोई कंसर्न भी नहीं है कि उनको भारत देश बचाना है। तो फिर अब पैसा तैयार करना स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले वक्त में जजिया तो देना ही पड़ेगा। पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी लेगा, फिर तुम्हारे सोना जेवर लेगा, फिर तुम्हारा घर लेगा, फिर तुम्हारी बहू लेगा, फिर तुम्हारी बेटी लेगा, फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ भी ले लेगा, क्योंकि ये कटमुल्ले तो उम्र देखते नहीं है ना। हिंदूज में क्या कमी आ रही है, क्या लगता है? इग्नोरेंस नेचर बहुत ज्यादा है। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, भूल गए हिंदू। मोपला मालाबार हिंदू जेनोसाइड, भूल गए हिंदू। वेस्ट बंगाल हिंदू जेनोसाइड, भूल गए हिंदू। संदेश खाली हिंदू महिलाओं का मास रेप 22 शेख शाहजहां टीएमसी लीडर, भूल गए हिंदू। निर्भया, भूल गए हिंदू। लाल किला रिसेंट, भूल गए हिंदू। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। मुझे रामनवमी में रामलीला मैदान में इनवाइट किया था एक स्कूल की तरफ से। उन लोगों ने मुझे ऑनर करने के लिए मंच पे बुलाया, मुझे माइक दिया कि कुछ बोलिए। तकरीबन 55,000 बच्चियां थीं और कोई भी किड नहीं थी, सब जेनजी, जहां से इनको ये समझने का आदत हो जाना चाहिए, तभी ये लव जिहाद के ट्रैप में नहीं फंसेंगी। तो मैंने लव जिहाद के बारे में जैसे ही 2 लाइन बोला, वो प्रिंसिपल आई और आकर के उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैडम प्लीज मत बोलिए, बच्चियां डर जाएंगी। व्हाट नॉनसेंस, सीरियसली? ठीक है, नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चियां डर जाएंगी और फिर किसी कठमुल्ले के साथ प्यार करेंगी और बक्से में पाएंगी तो हम डर जाएंगे। मैंने अपनी पीआर टीम को कहा कि ये 55,000 लड़कियों का वीडियो बनाओ। ये लड़कियां आने वाले वक्त में अगर बक्से में या फ्रिज में पाई गई तो ये महिला जो प्रिंसिपल है इसको अरेस्ट करवाया जाएगा। अभी जैसे एक मूवी आई है धुरंधर, ये धुरंधर रिलीज होने से कुछ दिन पहले रणवीर सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि उसने गॉडेस काली का मजाक उड़ाया है। धुरंधर आई, हिंदुओं की नजरों में रणवीर सिंह बहुत अच्छा हो गया। फॉर गॉड सेक वो एक्टिंग कर रहा है। जिसने सच में ये काम किया है, अगर वाकई में तारीफ करनी है तो उसके पिक्चर्स वायरल करो। मैं तो मिलूंगी उस ऑफिसर की माँ से तो उसके पैर धो करके मैं पी जाऊंगी। एंड व्हाट अबाउट असदुद्दीन ओवैसी? फिर असदुद्दीन अवैसी आया, कुत्ते की दुम वही टेढ़ी। मेरे हिसाब से असदुद्दीन अवैसी रजाकारी था, रजाकारी है और रजाकारी रहेगा। पर्सनली अगर मेरे परसेप्शन को सुनना है तो पूरा का पूरा कुरान बैन करना चाहिए। 2026 में मैं एक सभा करने जा रही हूँ, मैं पूरा का पूरा कुरान, वहाँ पर पढ़ाई होगी, देश की जनता तय कर लेगी वो 30 दिन सुनने के बाद। अगर जनता का वोट बैन होने पर ज्यादा लगेगा तो वो पूरा का पूरा मास पिटिशन लेकर के मैं सीधा सीजीआई से और देश की राष्ट्रपति से मैं मिलूंगी। हो सकता है कि ये करने से पहले या ये कर लेने के बाद मेरी जान भी जा सकती है। Hello everyone, welcome to a very special edition of the Jay and Bharat Show. Today I have with me Miss Nazia Lai Khan. Ma'am, it's a true honor for me to have you on the show. She is the most courageous, I would say ultra courageous in my own ways, most vociferous, ferocious advocate I've seen in my entire life. A female advocate in terms of what I'm talking about. Ma'am, I'm so happy that you are here. It means the world to me. Thank you so much for joining on the show. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आज अपने जूनियर के साथ में बैठी हूँ Yeah, yes, पॉडकास्ट करने के लिए। I'll be your junior any time of the day. Honestly. That also with pride, honestly. दिल से. पॉडकास्ट के साथ साथ तुम नौकरी मत मांग लो। नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. First generation lawyers can grind it out. So, ma'am, I want to know about your personal background. But first things first, I want to know the source of your courage. इतना दम, शेरनियों जैसा दम, और सीरियस नोट, आप में कहाँ से आता है? कहते हैं राज की बातें नहीं बतानी चाहिए, पर अब तुमने तो राज की बात पूछ ली है। आई थिंक जय कि जब हम सत्य बोलते हैं और सत्य को सामने रखते हैं तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, अपने आप हौसला आ जाता है। वी बोथ आर एडवोकेट्स। Yes.
हम जब अपने पिटिशन्स को लेकर के जज साहब के सामने जाते हैं और वो राष्ट्र के लिए होता है, मातृभूमि के लिए होता है, सत्य के लिए होता है, देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए होता है, किसी के न्याय के लिए होता है, तो हमारे पास बहुत अच्छा प्रेयर लिखा हुआ हो या ना हो, हमारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो या ना हो, पर हमारा सबमिशन बहुत अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। तो बस वैसे ही है, जैसे मैं, आप और भी बहुत सारे विष्णु शंकर जैन जी भैया, तो ये जितने लोग हैं, वो लोग जब जैसे कोर्ट में हम लोग छाती चौड़ी करके चलते हैं, वैसे ही हम लोग भारत में भी छाती चौड़ी करके चलते हैं। तो करेज अपने आप आता है जब आप राष्ट्रभक्ति की तरफ अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, तो बस वही करेज है। बट मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि आप में इतना करेज क्या बचपन से था, या फिर ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसमें जिसके कारण आपको इतना करेज आया? जैसे आपके इवेंट्स है, व्हाट यू डू फॉर द सोसाइटी, भारत माता के लिए, सनातन धर्म के लिए, ये कब ये कैटापुल्ट चेंज अगर कुछ हुआ हो, लाइक अगर आप अपना थोड़ा पास में अगर बैकग्राउंड बता पाए अबाउट योर रेजिंग, क्या कैसे पले बड़े इस आवाज़ तो मेरी तेज़ जय बचपन से ही थी, अच्छा। जिसकी वजह से मेरी दादी अम्मी और नानी अम्मी बहुत परेशान होती थी हम्म। कि मतलब ये जब बोलती है तो लगता है कि बिल्डिंग हिल रहा है। आई सी। और आज भी जब मैं स्पीच देती हूँ तो कई बार तो जो बहुत बड़े नेता मंत्री या बहुत बड़े संत साधु होते हैं तो कहते हैं भैया नाजिया को माइक की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। यू रोर, यू डोंट स्पीक ऑन अ सीरियस नोट। हाँ, तो और दूसरा कि करेजियस भी मैं बचपन से थी। अच्छा, मुझे ना हमेशा प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज का बहुत हमेशा से एक एडिक्शन रहा है। लोगों को एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का होता है, चरस गांजा का होता है, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज का एडिक्शन हमेशा से रहा है। दूसरा कि इमोशनल मैं हूँ, नो डाउट आई एम वेरी मच इमोशनल लेडी, और बचपन से इमोशनल रही आई एम हूँ। एबल टू सेंस दैट। हाँ, बचपन से ही सिंस माय चाइल्डहुड। लेकिन करेज के मामले में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता है। पेशेंस भी बहुत है, करेज भी बहुत है, गुड लिसनर भी हूँ, गुड लर्नर भी हूँ। तो ये सारी क्वालिटीज़ बचपन से रही है मेरे साथ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरी पर्सनल लाइफ में जो है एक्चुअली में ऐसी कोई घटना और दुर्घटना नहीं हुई है कि मुझे सदमा लग गया और अचानक से मुझे राष्ट्रभक्ति मेरे सर पर सवार हो गई। नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से जैसी थी, मैं अब अभी तक 34 की एज में मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, चीज़ें क्या है कि बचपन में इंसान बच्चों के अंदाज में उन चीज़ों को रखता है, फिर टीनेज में आता है तो टीनेज के अंदाज में रखता है, फिर वो यंग होता है तो यंग अंदाज में रखता है, फिर एक जिम्मेदारी जब आपके सिर पर आती है कि आप एक देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में आप रिनाउंड एक एडवोकेट हो, उसके बाद आपको देश विदेश जानता है, आप देश विदेश के प्लेटफॉर्म पे बैठते हो, तो जिम्मेदारी आती है कि शब्दों की मर्यादा को रखना पड़ेगा। अब बचपन में क्या था, अब किसी ने मना कर दिया, घर में किसी एक ने मना कर दिया तिलक मत लगाया करो, हाँ लगाऊंगी, जाओ क्या करना है। तो वो नेचर कभी कभी मेरा अभी भी दिख जाता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि अब भाई उम्र भी हो रही है, 34 साल इज नॉट अ जोक, और शब्दों की मर्यादा को मैं थोड़ा सा मर्यादित करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। I'm just wondering how you were able to do this thing. मर्यादा की शब्द के मर्यादे, it doesn't suit you honestly. You're always ये मजाक था। नहीं नहीं मेरी मर्यादा बहुत रहती है। दिल से I always see you all guns blazing, and I think that is the way you should be, genuinely दिल से। मुझे लग रहा है मेरी लाइफ का सबसे सबसे बेस्ट पॉडकास्ट ये होने वाला है, क्योंकि मैं इतना हंसी कभी नहीं हूँ पॉडकास्ट में, रियली। मच ऑब्लाइज। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप भी इस्लाम में भले पड़े, एम आई राइट? तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी उस टाइम पे? व्हाट वाज इट एटमॉस्फेयर वहाँ का जहाँ पे आप भले पड़े? कहाँ पे भला पड़े? आपकी रेसिंग कैसी हुई? अगर आपने मदरसा अटेंड किया, या फिर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कैसी थी? नहीं नहीं, मैं मदरसा वदरसा में कभी भी नहीं, मतलब मेरी फैमिली में इवन मदरसा वदरसा से हमेशा से एक अजीब सा, मतलब क्रिंज। हाँ, एक नेगेटिविटी जो रही है वो हमेशा रही है मेरी फैमिली में, और हमेशा हम लोगों को
मतलब बड़े बुजुर्गों के जुबान पर रहा है कि भाई मदरसा बेटियां तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है। हमारे घर के बेटे भी सब आईएएस आईपीएस इंजीनियर हम्म। हैं, और मतलब बेटा जब पैदा होता है तो पहले ही हम लोग समझ लेते हैं कि भाई इंजीनियर होगा या फिर आईएएस होगा, अच्छा, और बेटी होती है तो पहले ही हम समझ लेते हैं कि वकील होगी। तो आपके मतलब कि बड़े प्रोग्रेसिव। बहुत प्रोग्रेसिव, वेल एजुकेटेड, मेरी फैमिली में दर्जन के हिसाब से आपको आईएएस मिलेंगे, और जितनी फीमेल हैं, या तो प्रोफेसर या तो टीचर या तो वकील। अब जैसे मेरा बहुत अर्ली एज में मेरा बेटा हुआ, हम्म। मेरे अब्बा ने गोद में लेते ही कह दिया, लो भैया या तो आईएएस या तो इंजीनियर, एक और आ गया। अब घर में कोई मेरी एक कजन सिस्टर है, उसको 3 बेटियां हुई हैं। हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3, कंपटीशन देने के लिए 3 वकील और बनने वाले अच्छा हैं। है। तो हमारी फैमिली ऐसी है, समझ गया। इट्स ये है हमारी फैमिली। वंडरफुल। तो मदरसा वदरसा से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। इवन माई ग्रैंड मदर यूज टू वेयर साड़ी। हमारी फैमिली में कोई सलवार जंपर वंपर का कोई चाल चलन ही नहीं था। अब तो थोड़ा फैशन के स्टाइल से, ट्रेंड के स्टाइल से थोड़े बहुत सलवार सूट पहने भी जाते हैं, लेकिन माय ग्रैंड नानी नानी अम्मा और दादी अम्मा यूज टू वेयर साड़ी एंड स्लीवलेस ब्लाउज। वंडरफुल। अच्छा, उनको सोशल गैदरिंग में या मैरिज सेरेमनी में हम लोग जब जाते थे, हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे एक्वेंटेंस या हमारे रिलेटिव, क्योंकि पूरा का पूरा तो मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो लोग बोलते थे, अरे नसीमा तुम स्लीवलेस पहन लेती हो इस उम्र में, नाती नतनी पोता पोती हो गए। ओह, तुम रहो तो ये टेंट और हिजाब में भीतर में, हम हमें मत बोलो ये सब, हम जैसे आए हैं वैसे ही रहेंगे। तो हमारी फैमिली बहुत रिफॉर्म हुई थी। मुझे जो दिखा, मुझे जो मतलब अपने घर के अंदर जो माहौल मिला, वो तो बहुत मॉडर्न और बहुत प्रोग्रेसिव मिला। मेरे दादा अब्बू जो थे, वो रंगून में मरीन इंजीनियर थे। तो मतलब बहुत वेल एजुकेटेड कैरेक्टर फैमिली, इनसाइड। बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत रिफॉर्म फैमिली। तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में और हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में मैं पली बड़ी हूँ। जैसे मेरा जन्म जो हुआ है वो दिल्ली जामा मस्जिद। अच्छा। खांसी आ गई। मतलब मीना बाजार के सीरियस। पास मेरे एंसेस्टर्स का जो घर है, सीरियसली। वो मीना बाजार के पास है, ओके। गेट नंबर 2 के सामने। ओके। वहाँ पर अभी भी मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, जैसे हम लोग बड़े होने लगे, और फिर बहुत अर्ली एज में हम शादियाँ पर हमारे यहाँ अर्ली एज में होती है। इस्लाम की इस खूबसूरती को पूरा कंप्लीट किया जाता है कि कोई भी लड़की किसी भी हालात में कहीं ऐसा ना हो कि लव मैरिज कर ले या भाग जाए या गलत तरीके से कुछ कुछ इंसिडेंट या आई गेट योर एक्सीडेंट हो पॉइंट। जाए, तो वो 15 16 17 में शादियां निपटा देनी है। आपकी शादी की फिर कितनी उम्र में होगी थी? मेरी तो आई वाज नॉट कम, आई थिंक 17 समथिंग। 17 के आसपास। काफी जल्दी इस हिसाब से तो। बट ये कि जैसा कल्चर है, जैसे जैसा हाँ, पीछे से। लेकिन जैसे जब रिश्ता लगता है, लगता था, अब तो खैर मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है, अ, उसका आई थिंक 20 24 या 25 उसका हो चुका है, सितंबर 28 सितंबर को। पर मैंने एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ है कि बिल्कुल शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन पहले क्या था, मेरे मेरे वक्त तक में, कि एक चीज़ का बिल्कुल कंफर्म कर लिया जाता था कि एडुकेशन में कोई भी इग्नोरेंस नहीं चलेगा। शादी कर दिया है, लेकिन अब वो अपने माँ बाप के घर में रह करके ही एडुकेशन कंप्लीट करेगी, और उसके बाद फिर कंप्लीटली वो ससुराल में जा कर के रहेगी, पर मिलना जुलना होता रहता है। एब्सोल्युटली। मैं इतना जानना चाहूंगा कि आपने फिर इस्लाम कंप्लीटली रिनाउंस किया, आपने इस्लाम छोड़ा हुआ है, आर यू एन एक्स मुस्लिम और यू स्टिल अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ मैं। किसके बाप की औकात है मुझे मुझे बोले कि इस्लाम छोड़ दो या एक्स, और अगर छोड़ देना है तो फिर छोड़ ही देना है, फिर वो एक्स और मुस्लिम का नाम लेकर के मुझे नहीं छोड़ना है। एब्सोल्युटली। अगर मैं छोड़ूंगी तो बिल्कुल छोड़ूंगी। लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, और मैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट से अभी 2025 के अप्रैल में ईद की नमाज में शाही टिप्पू सुल्तान मस्जिद में पढ़ करके आई हूँ, विथ ऑल सिक्योरिटी, पुलिस पोस्टिंग। इमाम साहब कच्छे में चले आए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, तो इमाम साहब चड्डी बनियान में ही थे, नहा रहे थे, चले आए और आ करके कह रहे हैं कि अरे आप नाजिया जी थोड़ा जल्दी आ गई हैं। मैंने कहा मैं तो ठीक है, नमाज के वक्त ही आई हूँ, अब आप चड्डी बनियान में हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं तो एकदम, ऐसे तो हमारे भारत में मुस्लिम बेटियों के लिए अल्लाह के घर का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद मुस्लिम बेटियां नहीं जा सकती हैं, पर मैं तो डंके की चोट में मस्जिद पे चले जाती हूँ।
और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इमाम साहब, मुअज़्ज़िन साहब चड्डी बनियान में हैं कि गमछे में हैं कि कच्छे में हैं, आई डोंट केयर। तुम रहो, मैं अपनी नज़रें झुका कर के नमाज़ पढ़ लूँगी। मुझे वैसे एक चीज़ जाननी है कि यू आर आई गेट कि आप काफ़ी प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप पे बचपन से बहुत दम था, तो इस ये जब ये दोनों चीज़ें जो जो सी आपकी लाइफ में है, तो आपको ऐसा क्या था कि यू वांट टू टॉक ऑन द रॉन्ग थिंग्स विच देयर आर इन इस्लाम और इन कुरान? आप में इतनी मोटिवेशन और इतना करेज, आई नॉट यूज द वर्ड करेज, कि ऐसा क्या रीजनिंग आपने देखी कि आप इस चीज़ को अटैक करें? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आई थिंक दुनिया में एटलीस्ट 100 करोड़ तो होंगी फीमेल मुसलमान, राइट? 2 बिलियन तो है मुस्लिम पॉपुलेशन। सो इफ़ दे आर नॉट क्वेश्चनिंग, अगर वो इतना नहीं क्वेश्चन करते और इतना दम नहीं है, तो आप में ऐसा क्या था कि दैट यू वांटेड टू क्वेश्चन? आपने ऐसे कुछ वर्सेस पढ़े इन स्पेसिफिकली इन कुरान? आई रेड द कुरान पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम अवेयर। या फिर आपको था कि यू आर एबल टू सी द ओवरऑल सिनेरियो इन योर अपब्रिंगिंग या फिर आसपास के कल्चरल एनवायरनमेंट में? ऐसा क्या था कि what I mean to say is why, who you are, why you are. I know that you are sitting here, but what's the reason behind it? नहीं जैब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी बुक में या किसी भी रिलीजन में कोई भी गलती दिखाई दे रही है, तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए। और शायद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद इतना करेज तो आ जाना चाहिए और इतना आउटस्पोकन होना चाहिए कि हम वो सारी गलतियां देश के सामने रख सके ताकि वो रिफॉर्म हो सके, है ना? अब जैसे सनातन में, हिंदुओं में मनुस्मृति के खिलाफ जब आवाज उठी, तो हिंदुओं ने सो आवाज को बैठाने की कोशिश नहीं की या दबाने की कोशिश नहीं की। जब हिंदुओं में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठी, तो किसी ने उसको दबाने की कोशिश नहीं की। एवरीवन इज लाइक कि हाँ गलत है, इसको इसको खत्म कर देना चाहिए। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जब आवाज उठी, किसी ने दबाने की कोशिश नहीं की। हाँ बिल्कुल सही है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो उसी तरीके से मुस्लिम में, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन में अगर कोई गलत चीजें हैं तो उसके खिलाफ आवाज भी उठनी चाहिए और उसको रिफॉर्म भी करने की पूरी हिम्मत रखनी चाहिए। पर हिंदुओं का सौभाग्य ये है कि जब भी किसी गलत चीज पर आवाज उठती है तो वो एकत्रित होकर के उसको खत्म करने में साथ देते हैं। मुसलमानों का दुर्भाग्य ये है कि वो जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, पहचानते हैं कि ये चीज गलत है, पर फिर भी वो उसको खत्म करने करने में साथ देते हैं, ना रिफॉर्म करने में साथ देते हैं। क्योंकि ये जो इस्लाम है ना, ये मेल डोमिनेटेड रिलीजन है। Absolutely. पूरा कुरान, आपने अभी कहा कि आप कुरान पढ़ें, पूरे कुरान में अल्लाह सुबहान जो है वो किसी भी महिला से बात नहीं की है, सिर्फ पैगंबरों से बात की है। तो मैं तो मरूंगी तो मैं तो अल्लाह से के सामने धरने पे बैठने वाली हूँ, भूख हड़ताल करने वाली हूँ, प्रोटेस्ट करूंगी कि भाई आप मतलब इतने पैगंबरों का जिक्र उसमें लिखा हुआ है अल कुरान में, किसी की माँ से आपने बात नहीं किया, किसी की बहन से आपने बात नहीं किया, किसी की बेटी से आपने बात नहीं किया, किसी की बीवी से आपने बात नहीं किया। क्यों? आपकी नज़र में मतलब अल्लाह सुब्हान की नज़र में महिलाएँ क्या पैर की जुत्ती-वुत्ती हैं क्या? या उसका कोई वैल्यू ही नहीं है अल्लाह की नज़र में? और आप सोचो कि जो अल्लाह ने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया कुरान कुरान में, अल कुरान में, कि अल्लाह सिर्फ पैगंबर से बात कर रहा है, अल्लाह सिर्फ मर्दों को पैगंबर बना रहा है, अल्लाह सिर्फ पैगंबरों को ही ऑर्डर दे रहा है, अल्लाह सिर्फ पैगंबरों से ही सारा काम करा रहा है। तो यही नेचर इस्लाम के मर्दों का भी आ गया कि भाई औरत का तो कोई सवाल जवाब कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है, तुम घर में रहो, सलवार खोलो, हमें हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कंप्लीट करवाओ और बच्चे पैदा करो, और तलाक जब हम दे दें तुमसे मन भरने के बाद तो तुम फुट भी जाओ यहाँ से। तो बेसिकली ये अल कुरान का नेचर जो है वो सारे 90% मुस्लिम मर्दों में हमें हमें देखने को मिलता You're है। saying 90%? हाँ हाँ, 90% मुसलमानों में देखने को मिलता है। डोमिनेट डोमिनेटेड नेचर होता है, डिक्टेटरशिप होता है, जो नहीं होना चाहिए। अब देख, मेरा मेरा प्रॉब्लम, मैं इसको, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि महिलाएं मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म की हो, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है। और अगर कोई उसको नहीं देगा तो उसके अंदर इतना करेज होना चाहिए, इतनी जिद होनी चाहिए कि वो छीन कर ले सके। तो इसलिए मैं हूँ। What would you say? जैसे अभी आपने अपनी बात की,
अगर आपको मौका मिले कि आपके सामने ऑन अ सिल्वर प्लेटर देयर आर बिलियन वुमेन लिसनिंग टू यू, अगर आपको सारी ये औरतें सुने, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो पूछूंगी कि महिलाएं इस्लाम में क्यों हैं, उनका क्या काम है इस्लाम में। वाई आर यू इन इस्लाम? जस्ट आस्किंग। जस्ट आस्किंग। मैं तो ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं तुरंत पलटी मार दूंगी। हाँ जी, वी विल जस्ट कंटिन्यू तो ऑन अ डीपर इशू। यस। ऑन अ सीरियस नोट, महिलाओं का इस्लाम में कोई काम नहीं है। 72 वर्जिन हुर मर्दों को मिलेगा, एब्सोल्युटली। है ना। ज़मीन पर पैगंबर मोहम्मद ने 11 बीवियां रखी थी, ये लोग 4 रखने का सिस्टम चालू किए हैं, तो 4 इनको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा ये लौंडिया बानिया रख सकते हैं क्योंकि पैगंबरों ने भी रखा था। उसके बाद डिक्टेटरशिप भी मर्दों का ही चलता है। उसके बाद फिर सैक्रिफाइस महिलाओं को करना है, कॉम्प्रोमाइज़ महिलाओं को करना है, बच्चा पैदा महिलाओं को करना है, और फिर झाड़ भी सुनना घर के मर्दों का महिलाओं को है, उनके डिक्टेटरशिप पे भी महिलाओं को चलना है, और उसके बाद फिर जब उनका मन भर जाए तो तलाक भी महिलाओं को सहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में एज सच महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, या महिलाओं की इज्जत के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे यही पूछना पूछना चाहूंगी कि व्हाई यू आर इन इस्लाम। अगर उनका भी जवाब मेरी तरह होगा कि नाज़िया जी आपकी तरह ही किसी हिंदू को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो कर लेंगे, तो फिर मैं बोलूंगी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी लाइन में खड़े हो जाओ। बिल्कुल। हाँ। मुझे जानना है वैसे, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। मुझे पता होगा आपको इस चीज़ का पता ही, ऑब्वियसली यू डील विद इट ऑल द टाइम। बट अगर मैं बात करूँ लेफ्टिस्ट फोर्सेस की हमारे देश में और इवन वर्ल्ड वाइड, पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया की, फिर बात करेंगे इंडिया की। करेक्टिंग क्वेश्चन है, जैसे जॉर्ज सोरोस है, देर इज वोकिज्म, देर इज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज। और जैसे सारे यूरोप का इस्लामाइजेशन हो रहा है, लाइक सारे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह मुसलमान, हर जगह इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आई थिंक इट्स ऑन पर्पस। आपको क्या लगता है कि ये जो से कंट्रीज हैं, वेयर आर दे हेडिंग टुवर्ड्स अगर ऐसा चलता रहा? आपको एक कंसर्न लगता है ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का जो सा वर्ल्ड में से बहुत ज़्यादा चल रही है? जय कुरान, आपने कहा कि आप पढ़ें, तो कुरान के बहुत सारी जगह पर ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है। जो कुफ्र कर रहा है और जो काफिर है, मोर देन 254 टाइम्स कुफ्र और काफिर का वर्ड, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पूरे अल कुरान में, मोर देन 254 टाइम्स। और कुफ्र क्या क्या है? जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम में जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और काफिर कौन है? जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। जैसे आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, तो आप कुफ्र भी कर रहे हैं और आप मान भी नहीं रहे हैं मुसलमानों की बात। आप अरशद मदनी की बात नहीं मान रहे हैं, आप महमूद मदनी की बात नहीं मान रहे हैं, आप असदुद्दीन अवैसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप काफिर हैं। तो ये तो कुरान की इजाज़त है ना कि भई एब्सोल्युटली। सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना है, और इस्लाम में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है। जो पैगंबर मोहम्मद अधूरा काम छोड़ कर गए हैं, वो ज़िम्मेदारी मुसलमानों को निभानी है। अब जैसे मैं बहुत साल विदेश में रही, स्कॉटलैंड में रही, फ्रांस में रही, तो वहाँ पर मुझे जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे मुझे पता चला कि ये मुसलमान आते हैं, यहाँ पर फ्लैट लेते हैं, इनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, बंगलो खरीदते हैं, उसके बाद फिर कभी गार्डन में नमाज़ पढ़ते हैं, पहले 1 पढ़ता है, फिर 5 पढ़ता है, फिर 50 पढ़ता है, फिर 100 पढ़ता है, उसके बाद फिर अज़ान भी देने लगते हैं, उसके बाद फिर खुतबा भी करने लगते हैं। तो मैंने कहा यही तो तरीका है फैलने का। हमारे पैगंबर मोहम्मद, हमारे आका प्यारे नबी, वो भी तो इस्लाम का प्रचार ऐसे ही किया करते थे अपने सहाबा कराम के साथ। वो ऐसे ही हिजरत ट्रैवल किया करते थे और हर जगह जा जा करके वो इस्लाम को फैलाया करते थे। तो उसी तरीके से मुसलमान हर जगह जा जा करके हिजरत करता है, ट्रैवल करता है और इस्लाम का प्रचार तबलीग करता है, प्रीच करता है। ठीक वही तो कर रहा है, क्योंकि ये पैगंबर मोहम्मद का अधूरा छोड़ा हुआ काम है, तो उसको पूरा करना है। अब बात आती है कि इटली में मिलोनी ने बहुत विरोध किया, डच में
बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने विरोध किया। Greet Wilders is his name. हाँ ग्रेट, Yeah. हाँ ग्रेट, Wonderful guy, I'm telling you. हाँ। We owe him a lot. तो कुछ ऐसे लीडर्स सामने विदेश में भी आए हैं जो ये ज़ॉम्बीज़ वाली हरकतों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 2-4 लीडर से नहीं चलेगा। ये फैले हुए हैं जोंक की तरह, ये फैले हुए हैं दीमक की तरह, ये फैल रहे हैं खटमल की तरह। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि अनकाउंटेबल ऐसे लीडर्स की ज़रूरत इस पूरे वर्ल्ड को है, इस पूरे ब्रह्मांड को है, जो इनको कंट्रोल करके बोले कि भैया तुझे नमाज़ पढ़ना है, तेरा घर है, तू पढ़। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम नहीं छीनेंगे, पर तेरा जो काम है तू अंदर कर, और अगर तुझे बाहर ही करना है तो 57 मुस्लिम देश है, जाओ, वहाँ जाके करो, हम अपने देश में करने नहीं देंगे। ये क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इंडिया? हमने ग्लोबली तो बात की। इंडिया में जैसे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है, ये काफ़ी भी उनसे ये जमाती इस्लामी वाले लोग हैं, इवन तबलीगी जमात दियोबंदी वगैरह, इन सब का एजेंडा है कि दे वांट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मुस्लिम नेशन बाय 2047। आने वाले 25 साल में दे वांट कि इंडिया टोटली एक इस्लामिक देश हो, उनको है। इफ़ दे हैव एजेंडा, डू यू बिलीव कि हमारे पास भी एक एजेंडा है कि हमें प्रोटेक्ट करने हमारे हिंदूज़, कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? आपको लगता है कि हम आर वी लैकिंग बिहाइंड? क्या हम बहुत पीछे हैं देश का बचाव करने के लिए, या फिर हम ठीक ठीक चल रहे हैं? जैसे उनका एक एजेंडा है एंड दे आर ऑन ट्रैक, आई बिलीव सो। आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमी पेशियाँ रह रही हैं सिस्टम में हमारे यहाँ पर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट? टू बी वेरी फ्रैंक, जो है मुझे लगता है कि हिंदुओं का कोई एजेंडा नहीं है और उनको कोई कंसर्न भी नहीं है कि उनको भारत देश बचाना है। हम जैसे 20-25 राष्ट्रभक्त रोज बोलते रहते हैं, रोज बोलते रहते हैं। वो 10 मिनट के लिए हाँ हम हिंदू है, वो अंदर से आता है, और एक बार नाजिया इलाही खान की स्पीच सुन लेते हैं, या एक बार किसी और राष्ट्रभक्त की, किसी और अच्छे स्पीकर की स्पीच सुन लेते हैं, और उसके बाद तो यस जय श्री राम, राम राम राम, और उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं, कोई खैनी रगड़ने लगता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो मैं तो कई बार बोल देती हूँ कि मेरी बातों को अभी सुन लिया, उसके बाद भूल गए, तो फिर अब पैसा तैयार करना स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले वक़्त में जज़िया तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जज़िया नहीं दोगे, तो फिर पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी लेगा, फिर तुम्हारे सोना-ज़ेवर लेगा, फिर तुम्हारा घर लेगा, फिर तुम्हारी बहू लेगा, फिर तुम्हारी बेटी लेगा, फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ भी ले लेगा। क्योंकि ये कठमुल्ले तो उम्र देखते नहीं है ना। इनको तो लड़का मिले तो लड़का सही, लड़की मिले तो लड़की सही, बच्चा मिले तो बच्चा सही, बच्ची मिले तो बच्ची सही, गधा मिले तो गधा सही, गधी मिले तो गधी सही, और कुछ ना मिले तो दीवार में भी घुस जाते हैं। तो इनका तो कोई कुछ आया गया नहीं है इनका। इनका कुछ आया गया नहीं है। अब पाकिस्तान में अभी गूगल करो। कम से कम 2 लाख न्यूज़ मिल जाएगा कि एक मौलाना ने गधी के साथ सेक्स किया। एक्चुअली इन द स्टोरीज, यस। अभी मैं नवंबर की बात बता रही हूँ। मैं नवंबर 7 या 8 तारीख की बात बता रही हूँ। पाकिस्तान में 2 मौलाना को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, क्योंकि वो दीवार में आर यू किडिंग मी? यू कैन जस्ट डू गूगल। आई गेट योर पॉइंट। तो आप सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाक़ई में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो देश की सरकार के साथ, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के साथ, देश की सुरक्षा एजेंसीज के साथ-साथ 120 करोड़ हिंदुओं को एक सुर में बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इनका एजेंडा तो क्लियर है, और इन्होंने स्ट्रैटेजी ऐसा थोड़ा ही है कि भाजपा आने के बाद बनाई है। नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी तो 1947 में ही बन गई थी, क्योंकि मज़हब के नाम पर बँटवारा कर लिया इन्होंने। पाकिस्तान इस्लामिक देश बना लिया इन्होंने। फिर यहाँ पर मुसलमान रुके ही क्यों? और नेहरू ने रोका ही क्यों? और फिर गांधी ने रहने ही क्यों दिया? कभी तो गांधी कह रहा था कि बँटवारा मेरी लाश पर होगा। तो लेट जाते ना, मर जाते ना, तो मरे एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? एब्सोल्युटली। तुम तो बैठ करके वाइसरॉय के साथ और फलाना और धमाका के साथ बैठ करके तुम तो मनमतंगियाँ कर रहे थे। 2 लौंडियों के ब ब कंधे पर हाथ रख करके तुम मज़े उड़ा रहे थे।
तुम महावीर मंदिर में जा कर के कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, तो ज़रा जामा मस्जिद तो उस वक़्त भी था, जामा मस्जिद में ज़रा श्रीमद् भगवद गीता की का श्लोक पढ़ लेते। तो गांधी आप सोचो कि जो कह रहा था कि मेरी लाश पर बँटवारा होगा, भाई लाश तो लाश, एक उँगली तक नहीं काटा वो कि बँटवारा मत करो। छोटी-सी एक उँगली तक नहीं काटा, उससे ज़्यादा तो हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं भाई। हम गालियाँ भी सुन रहे हैं, हम अल-कायदा से थ्रेट भी सुन रहे हैं, हमें रोज़ मेरे हमारे तो बॉडी पार्ट्स का तो जो हालत हो चुका है शब्दों के द्वारा, मतलब कभी-कभी मैं सोचती हूँ तो मैं 1-1 घंटे हँसती हूँ। 1-1 घंटे में हँसती हूँ कि भाई इतनी गंदी बातें लिख कैसे लेता है? लिख कैसे लेता है? ये कौन-सी शिक्षा मिलती है जो लिख लेता है? हम तो सोच में भी नहीं ला सकते। तो हम तो इतना बलिदान दे रहे हैं जिसका 0.1% भी गांधी ने बलिदान नहीं दिया, सिर्फ मलाई लूटा है और अश्लीलता किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है जब तक 120 करोड़ हिंदू रोड पर नहीं उतरेगा, एक आवाज में हिंदू राष्ट्र का की मांग नहीं करेगा, तब तक कुछ ना होने वाला। मेरा तो सुझाव है हिंदुओं को कि भैया जजिया जमा करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहू बेटी के कान में अभी से डालना स्टार्ट करो कि वो दिन आएगा कि तुमको उठाकर ले जाएंगे कठमुल्ला और तुम आराम से अपने आप को बिस्तर पे परोसवा देना। It's actually true. I know it. It's very serious what you're saying, and it's not a joke. In the sense कि इट्स नॉट अ जोक। वही तो it is this is actually going to happen. I really fear it. मैं ऐसे जानना चाहूँगा कि आपको आपका इशू, अगर आपको हिंदुज़म पे अटैक करना हो, हिंदूज के ऊपर, आई वुड से नॉट ऑन द रिलीजन, ऑल टू लॉट ऑफ थिंग्स जो उनसी बनती हुई हैं तो रिलीजन के ऊपर भी, बट ऐसा क्या है हिंदूज में जो आपको लगता है कि इतनी कमी क्यों है? आपको लगता है कि हम नाम सॉर्ट ऑफ देंगे कि ब्लडी यूनिक्स, आई विल यूज द वर्ड, या फिर इतना दम नहीं है, स्पाइनलेस है, व्हाट इज इट कॉल्ड, कि अब हिंदूज में क्या कमी आ रही है, क्या लगता है? इग्नोरेंस नेचर बहुत ज्यादा है। व्हाई इज इट सो? लाइक क्या हिंदूज बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं और याद नहीं रखते? आपको ये चीज़ लगती है? 1989 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, भूल गए हिंदू। एब्सोल्युटली। मोपला मालाबार हिंदू जेनोसाइड, भूल गए हिंदू। वेस्ट बंगाल हिंदू जेनोसाइड, भूल गए हिंदू। संदेश खाली हिंदू महिलाओं का मास रेप 22 शेख शाहजहां टीएमसी लीडर, भूल गए हिंदू। निर्भया, भूल गए हिंदू। लाल किला रिसेंट, भूल गए हिंदू। एकदम से भूल गए। तो याददाश्त बड़ी कमजोर है हिंदुओं की, बहुत कमजोर है याददाश्त हिंदुओं की। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है हिंदुओं में, अरे ठीक है नेहा का लव जिहाद हो गया, बेचारी बक्से में मिली है, छोड़ दो, भाई ये सब बात मत करो। हमारे हमारे बच्चे डर जाते हैं, हमारे बच्चे डर जाते हैं। मैं अभी अब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। मुझे रामनवमी में रामलीला मैदान में इनवाइट किया था एक स्कूल की तरफ से। बहुत अच्छा मंच था। गणेश भगवान की गाने पर वरुण धवन का गाना चल रहा था, गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियाँ। तो गणपति बप्पा मोरिया को मतलब बताया जा रहा है कि छोरियाँ परेशान कर रही हैं, उस पर खूब गाना वाना चल रहा था, नाच गाना सब कुछ चला। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ऑनर करने के लिए मंच पे बुलाया, मुझे माइक दिया कि कुछ बोलिए। तकरीबन 55,000 बच्चियां थीं और कोई भी मतलब किड नहीं थी, कोई 13 साल, कोई 14 साल, सब जेनजी, जहां से इनको ये समझने का आदत हो जाना चाहिए, तभी ये लव जिहाद के ट्रैप में नहीं फंसेंगी। तो मैंने लव जिहाद के बारे में जैसे ही 2 लाइन बोला, वो प्रिंसिपल आई और आकर के उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैडम प्लीज मत बोलिए, देखिए मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन मत बोलिए, क्यों बच्चियां डर जाएंगी। व्हाट नॉनसेंस, मैंने सीरियसली? कहा ठीक है नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चियां डर जाएंगी। और उसके बाद फिर किसी कठमुल्ले और माइक पे ही ये बात मैंने कहा कि और फिर किसी कठमुल्ले के साथ प्यार करेंगी और बक्से में पाएंगी तो हम डर जाएंगे, फिर हमें डर लगता है। तो ये 55,000 लड़कियों का मैंने अपनी पीआर टीम को कहा कि ये 55,000 लड़कियों का वीडियो बनाओ। ये लड़कियां आने वाले वक्त में अगर बक्से में या फ्रिज में पाई गई तो ये महिला जो प्रिंसिपल है इसको इसको अरेस्ट करवाया जाएगा,
क्योंकि ये सुनाने नहीं देना चाह रही है कि लव जिहाद का ट्रैप कितने कितने भीतर से, कितने डीप डाउन से चल रहा है। तो अब आप सोचो, उसके बाद फिर एक दिल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर उस पर बैठा हुआ था। आई थिंक किसी पोस्ट पर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली म्युनिसिपल का ही कोई पोस्ट पर था। वो आकर के कह रहा है कि मैडम बहुत कम, बहुत छोटी-छोटी लड़कियां हैं, हेट स्पीच हो जाता है। मैंने कहा तो फिर अरशद मदनी कौन सा स्पीच देता है? वो फूल स्पीच देता, फ्लावर स्पीच देता है क्या? या आप कुछ शीरनी और चाशनी घोल करके वो अपने स्पीच में रखता है और आप उसको पी जाते हैं। एनीवेज, मुझे मेरा मैं तो सेंस ही नहीं बनती। कोई सेंस नहीं, अब उससे क्या लड़ूं मैं? अब मैं क्या लड़ूं उससे? फिर मुझे मुझे ना सांस नहीं आ रही लिटरली इस बारे में सोचे कि आपको सिक्योरिटी ऐसा भी, रिस्पॉन्स ये मिला। रामनवमी में हुआ है। और फिर मुझे मेरी सिक्योरिटी ने भी कहा कि मैम प्लीज चलिए, चल लीजिए, क्योंकि उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो, कि मैम तो सेंसिबल बात कर रही हैं और ये पूरा का पूरा मंच सिर्फ नाच गाना, हुड़दंग और रिवीलिंग कपड़े, मेकअप, पॉलिश और इस तरह के ब्लाउज और साड़ी के जैसे लग रहा है कि बस अब कोठा और मुजरा होगा। वो मुझे रामनवमी का कोई आयोजन नहीं दिखा। मैं चली आई, मैंने कहा क्या ही करूँगी मैं क्या ही कर सकती हूँ। हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम आपके केस को लड़ सकते हैं, हम आपको बचाने के लिए आप अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। अब आप सुनना नहीं चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नेचर हिंदुओं का है, यही इनकी वजह है कि ये धीरे-धीरे अपने ही भारत देश में अब माइनॉरिटी जैसे दिखते जा रहे हैं और जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी जैसा दिखता जा रहा है। मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूँगा तबलीगी जमात पे। एक तबलीगी जमात और एक देवबंदी, लाइक इनका नेक्सस ये चलता है। आपका इनके ऊपर क्या टेक है? बंद करवा देना चाहिए, सबको अरेस्ट करवाओ, सबको यासीन मलिक का रिश्तेदार बनाओ। एंड व्हाट अबाउट असदुद्दीन ओवैसी? आप जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे तो बहुत बेवकूफ़ी लगी इंडियंस में ये ऐसा सोचना भी, बट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर उसकी बहुत बड़ी तारीफ हुई, देखो जिसने पाकिस्तान को कितनी गालियाँ दी वगैरह वगैरह, नेशनल हीरो बना दिया उसको। बोले फिर भी इट मेड नो सेंस इन माई ब्रेन बिकॉज इज द सेम गाय जिसने बोला कि 15, उसका भाई अकबरुद्दीन की 15 मिनट में पुलिस हटाओ, देखो आपका क्या करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी उसका भाई है, ही कैरीज द सेम फिलोसफी, सेम आइडियाज, ही इज़ वेरी प्रो मुस्लिम। जहाँ तक मुझे लगता है ही इज़ नॉट रियली प्रो इंडिया। आपको क्या, डिड यू बिलीव द सेम थिंग आई फील, या फिर आपको कोई डिफरेंट टेक? आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। अभी जैसे एक मूवी आई है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में हाँ बता जी। देती हूँ। अभी जैसे एक मूवी आई है धुरंधर, अभी मैंने देखी नहीं है, मेरी 17 तारीख की टिकट बनी हुई है, मैंने सिनेमा की टिकट ले रखी है, मैं जाऊंगी देखने के लिए धुरंधर। कुछ दिन पहले, इस फिल्म के रिलीज होने से कुछ दिन पहले, गॉडेस काली का मजाक उड़ाया था रणवीर सिंह ने। रियली? Yeah, सारा yeah, पिच yeah. यार, वही तो, ऐसे लोग एक्टर्स को क्यों लेते हैं फिल्म में Just यार? in the Kantara. ये धुरंधर रिलीज होने से कुछ दिन पहले रणवीर सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि उसने गॉडेस काली का मजाक उड़ाया है। धुरंधर आई, हिंदुओं की नजरों में रणवीर सिंह बहुत अच्छा हो गया। फॉर गॉड सेक वो एक्टिंग कर रहा है, वही। छोड़ दो अब उसको प्लीज। जिसने सच में ये काम किया है, अगर वाकई में तारीफ करनी है तो उसके पिक्चर्स वायरल करो, उसकी माँ के जाकर के पैर छुओ। इवन मैं तो मिलूंगी उस ऑफिसर की माँ से, तो उसके उसके पैर धो करके मैं पी जाऊंगी, क्योंकि वो उस काबिल है। उसकी कोक इतनी इतनी खूबसूरत है, उसकी कोक इतनी पवित्र है, उसकी कोक, कि उसने अपनी कोक से इतना अच्छा राष्ट्रभक्त बच्चा पैदा किया। तो रणवीर सिंह की तस्वीरों को वायरल करने से आप राष्ट्रभक्त नहीं कहला रहे हैं, या अक्षय खन्ना की तस्वीरों को वायरल करने से आप राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएंगे। जितना वायरल रणवीर सिंह की तस्वीर और अक्षय खन्ना की तस्वीरें हो रही हैं, इसका ट्रिपल वायरल होना चाहिए उसकी माँ की तस्वीर और उस ऑफिसर की तस्वीर। तब मैं समझती कि वाकई में लोग देशभक्त हैं। तो अब आप सोचो कि असदुद्दीन अवैसी, जो कभी अपनी स्पीच में हैदराबाद में ये कहता है कि आदम मेरे अब्बा है और आदम भारत में आए उतरे थे जन्नत से, और इसलिए ये मेरे बाप की ज़मीन है भारत। सबसे पहली बात कि कुरान इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा है। कुरान के हिसाब से आदम भारत में नहीं उतारे गए थे,
श्रीलंका में उतारे गए थे और श्रीलंका अखंड भारत में कभी आता था, अभी नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि उसके भाई ने कहा, अकबरुद्दीन अवैसी ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो कि हिंदुओं का क्या हाल होता है। तीसरा, असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब मोदी नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा, तब तुम्हारा क्या होगा, तो हिंदुओं को ललकारा। बिल्कुल। चौथी बात कि अभी माधवी लता के कंपेनिंग में 2024 में मैं गई थी। माधवी लता को असदुद्दीन अवैसी का भतीजा खड़ा होकर के माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियां दिया है। मैंने अपने कान से सुनी है कि वो गालियां किसी भी सभ्य घर का पुरुष तो नहीं दे सकता है। किसी भी सभ्य घर का, अच्छे घर का पुरुष ऐसी गंदी गालियां नहीं किसी महिला को तो अब यूज भी नहीं कर सकता है, पर दिया। और वो अवेसी ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि वो विदेश गया और 2-4 बातें बोल करके आया, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बचाना था, तो इसलिए उसको सारे हिंदू टीम ने उसको खूब वायरल किया और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का लीडर बनाने की कोशिश किया। फिर असदुद्दीन अवेसी आया, कुत्ते की दुम वही टेढ़ी, 10 जन्म भी गाड़ दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अभी 2 दिन पहले वो उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल मुल्क के बारे में बड़ी-बड़ी फ़लसफ़ा झाड़ रहा था। तो गलती तो हिंदुओं की है। इतने एक पेपर देख रहा, रज़ाकारी किसी को, को चन्ने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं हाँ, अननेसेसरली। एक रज़ाकारी को, एक एक मुखबिर को, एक कासिम रिज़वी की बनाई हुई पार्टी जो रज़ाकार की पार्टी थी, उसको वो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रहा है, और आप उसको वो 2 लाइन बोल दिया तो वो आपका बहुत बड़ा देशभक्त का नेता हो गया, कैसे हो गया? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरे हिसाब से असदुद्दीन अवैसी रज़ाकारी था, रज़ाकारी है और रज़ाकारी रहेगा। वो ना भारत की डिग्री उसके पास है, ना भारत का पहनावा उसके पास है, ना भारत की ज़ुबान उसके पास है, और ना ही भारत की पॉलिटिकल पार्टी उसके पास है। सब कुछ पाकिस्तान का है। मैंने जाना था कि आपके प्रोफेशनल केसेस हैं, सिंस ऑन एडवोकेट, आप वकील हैं, आपके पास काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मुस्लिम्स के, एक्स मुस्लिम्स के, सोशल इश्यूज़ के ऊपर। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चंद केसेस आप डिस्कस करना चाहें, इफ़ अ कंफर्टेबल शेयर है। रिसेंटली मैं अपने केसेस को मीडिया ट्रायल कभी करती नहीं हूँ। आई गेट योर पॉइंट। 2015 जस्ट रादर में गुड। मेरा पीआईएल गया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के लिए, और वो टैग हुआ था शाह बानो और सायरा बानो के पिटिशन में। 2015 से लेकर के 2017 के मार्च तक मैंने एक शब्द नहीं बोला था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मैंने बात किया और अगस्त में जजमेंट आ गया। तो मेरे जितने भी हाई प्रोफाइल पीआईएल्स होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं या रिट पिटिशंस होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मेरी 110% कोशिश होती है कि मैं उसको मीडिया ट्रायल पर ना लाऊं। मुझे किसी फोकस, किसी टीआरपी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड दैट। कुछ लोग होते हैं, एक पीआईएल डालते हैं, वाह 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 वाह, एक थोड़ा सा काम कर दिया, वाह 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 वाह। आई डोंट नीड दैट, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मेरे पास एक केस आया है जो एक हलाला की विक्टिम है, और उसी के चाचा ससुर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। इ इस केस को मैं इतना अप्रोप्रिएटली देखना चाहती हूँ कि मैंने अभी सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ भारत को, एक ग्रीवियंस लेटर भेजा है कि या तो हलाला कंप्लीटली बैन हो जाए, और या तो फिर बीएनएस और बीएनएसएस के तहत कोई ऐसी धारा लगे कि बिना महिला के परमिशन के अगर इन-लॉज़ और हस्बैंड हलाला करवा रहे हैं, तो वो बेचारी एटलीस्ट थाना में जाके एक एफआईआर तो करा सके। क्योंकि जिस लड़की का, मुसलमान लड़की का हलाला हो रहा होता है, और वो किसी तरीके से अपने आप को बचा करके निकल जाती है, और वो थाना जा कर के जब कहती है कि मेरे साथ हलाला हो रहा था, तो पुलिस उसका मुँह देखता है कि हम कौन-सा सेक्शन डालें, क्योंकि कोई सेक्शन ही नहीं है। लव जिहाद, कोई एप्रोप्रिएट सेक्शन नहीं है। देयर इज नो, हाँ एब्सोल्युटली, देयर इट्स नॉट अ क्राइम राइट नाउ। हाँ, अब झांगुर पीर जब अरेस्ट हुआ, तो वो ईडी में गया। वो इसमें एनआईए में गया। लेकिन जो जो वो मेन काम कर रहा था, कन्वर्शन का और लव जिहाद का, तो वो तो कोई सेक्शन ही नहीं है। अब हम बहुत एक्चुअली में जब बीएनएस और बीएनएसएस आया ना, बिकॉज वी बोथ आर लॉयर, तो मजा आ रहा है इस बात को बोलने में। मोस्ट ऑफ द एंकर और रिपोर्टर्स या पॉडकास्ट जो करते हैं, उनका लीगल से वास्ता बहुत कम होता है, इतने इतने बारीक के पॉइंट्स उनको नहीं पता होते हैं।
तो मुझे मैंने जब सेक्शन 69 पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये बहुत पावरफुल है। फिर जब मैंने उसका पोस्टमार्टम किया सेक्शन 69 का, तो फिर मुझे दिखा कि ये जस्ट गुड फॉर नथिंग है। बीएनएस और बीएनएसएस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हो सकते थे, सकता एब्सोल्युटली, था। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी करने जा रही हूँ और मुझे पता है कि इसमें भी मैं बहुत गालियाँ सुनूँगी, बट आई रियली वांट टू डू। माय कंसर्न इज, जैसे हम लव जिहाद की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिया में होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, ऑब्वियसली 1000 टाइम्स होना और चाहिए। मैं एक स्टैट पढ़ा था कि इंडिया में पर डे 10,000 हिंदूज कन्वर्ट होते हैं। नहीं, मोर देन दैट, मोर देन दैट। आप सिर्फ पश्चिम बंगाल के नादियाल एरिया में चले जाइएगा, वहाँ पर लाखों हिंदूज़ जो हैं, जो गरीब हिंदूज़ हैं, वो उनको पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है और उसके बाद फिर उनकी उनकी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाई जा रही है। अब होता क्या है ना, हमारे ऊपर तो ये एलिगेशन है कि आरएसएस हमें पैसा देता है, बीजेपी हमें पैसा देता है, तो हम ज़हर उगलते हैं बैठ करके और हमारी लाइफ तो इतनी है कि हम हीरा खाते हैं और सोना पॉट में पॉटी निकालते हैं। तो ऐसा कुछ एक पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड हमारे लिए बनाया गया है कि हम तो चांदी और हीरे और जवाहरात के पर्स टांगते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी कम्युनिटी में जो हिंदू गरीब है उसको भी नहीं देखना चाहती है, उसकी भी हेल्प नहीं करना चाहती है। तो जो हिंदू कम्युनिटी में गरीब है वो पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में क्रिश्चियनिटी में जा रहा है और उस अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा रहा है। अब ये हिंदू हमें क्या पैसे देंगे? कभी नहीं देने वाले। मैं अभी अभी की आपको एक बात बता रही हूँ। मैं बॉम्बे गई हुई थी। मेरा बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला था और पुणे पुणे कोर्ट में मामला था और वैसे ही मेरी 4 सभाएँ थीं। मैं सब एक साथ कंबाइन कर लेती हूँ कि पैसे कम खर्च होंगे। सेम थिंग आई डू। टिकट, एक ही टिकट के पैसे में बहुत सारा काम कर लूँगी। बिल्कुल। तो मैं रुकी हुई थी क्रिकेट एसोसिएशन क्लब में, जो सचिन तेंदुलकर ने और उद्धव ठाकरे ने ये किया था, इनॉग्रेशन किया था। तो मैं वहाँ से नहीं, अब सब बड़े लोग रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगा कि इतनी बड़ी जगह पे मुझे रुकवाया गया है। तो आई फील लाइक यस, सचिन तेंदुलकर रुकता है यहाँ पर, मैं भी रुकी हूँ, चलो कुछ तो मिला। तो बाहर एक व्यक्ति निकल रहा था तो उसने कहा कि नाज़िया जी, मैं आपको बहुत सुनता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप जैसी राष्ट्रभक्त बेटी तो हर जगह होनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि मुझसे कोई ज़रूरत है तो बेझिझक कहिएगा। तो मेरे पास एक बेचारी बच्ची आई, उसकी शादी का कुछ मसला था। तो मैंने उनको फ़ोन किया। नहीं, फ़ोन भी नहीं, उनको मैसेज किया और वो मैसेज मेरे पास अभी भी है कि सर ऐसा-ऐसा है कि उसकी शादी का कुछ मसला चल रहा है, तो वो कोर्ट जाना चाहती है। तो मैं उसका नंबर आपको दे देती हूँ और आपका नंबर उसको दे देती हूँ, आप उसको कुछ फ़ाइनेंशियल हेल्प कर दो। कैन यू इमेजिन, ही ब्लॉक्ड मी। गॉड। ही ब्लॉक्ड मी। और हम क्या इल्ज़ाम लेकर घूम रहे हैं कि हमें हमें तो हिंदुओं ने इतने पैसे दे दिए हैं कि हमने तो भाई पूरा एक आइलैंड ही खरीद के रख लिया है। I'll go to the ends of the earth for any work that you give me on a serious note. I'm दिल से बोल रहा हूँ मैं, बट मैं देख रहा हूँ कितने ही क्या बोल रहे हैं यार, मैं लिटरली स्पीचलेस। फिर मैंने वो केस देखा, मैंने अपने पॉकेट से वो केस देखा क्योंकि हमसे नहीं रहा जाता ना। ठीक है, हम जो भी प्लान किए हैं विंटर वेकेशन का, समर वेकेशन का, चलो इसी को ढक दो, इसी को ख़त्म करो, लेकिन एक गरीब का काम कर दो, एक गरीब का भला हो जाएगा। तो ऐसे या वैसे करना हमें पड़ता है, लेकिन हम इल्ज़ाम लेकर के तो ज़रूर घूम रहे हैं कि हमें बहुत बल्क में पैसे मिलते हैं और हमने 2 10-12 आइलैंड खरीद लिया है। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैं ना ऑन अ सीरियस नोट, लेट दिस थिंग गो ऑन लाइव, आई फील इवन बैड saying ma'am to you because it's such a small word, because my respect for you is so insane. मैं देवी बोलना चाहता हूँ आपको सीरियसली। देवी मत बोलना प्लीज़। वो पुनीत मुझे रोज़-रोज़ देवी बोलते थे और उसके बाद जो किया है देवी मत बोलना। आपको मैं सीरियसली बोला, आई वाज जस्ट गेटिंग, मैं थोड़ा ना इमोशनल हो रहा था 5-10 मिनट पहले, इफ यू वर टू नोटिस। दिल से मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मेकिंग दिस एनी तो सब। मेरे आप में ना, आई यू माइट लाफ ऑन दिस इशू, बट मेरे आप में दिल से दुर्गा माता की एक फीलिंग आती है, दिल से, कि आप में ना जैसे दुर्गा माता की एक, क्या बोलते हैं, जैसे रूप नहीं है दुर्गा माता का, जैसे साक्षात माता ही मेरे काम, लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस अप।
दिल से मैं बोल रहा हूँ, सो मच रिस्पेक्ट, मैं लिटरली था कि पैर ही छू लूं। आई वाज फीलिंग सो मच हम्बल्ड एंड सो डाउन कि यार मेरे सामने ना, दिस इज नॉट नाजिया, दिस इज लिटरली दुर्गा माता सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे ऐसी फीलिंग आ रही है दिल से, और मैं दिल से बोल रहा हूँ, दैट रास्कल जो भी आपको ब्लॉक कर गया, बट दिल से कभी भी कोई काम हो, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू एज अ यंगर ब्रदर। कभी भी कोई काम हो, एनी वर्क ऑन एनी फेस ऑफ दिस अर्थ, आई एम देयर फॉर यू, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ लीगल फर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू सोल्यूशन एनी वर्क, ठीक है ना, लाइक नौकरी वगैरह। हाँ चल छोड़ यार, मुझे टिली बस बोल दिया मैंने। अच्छा, मैं इस बात करनी थी आपका, डू यू, जैसे आप खुद यूर इनटू पॉलिटिक्स, आप काफ़ी पोलराइजिंग फिगर है इंडियन इंडिया, इन बीजेपी, इन एंड इंडियन पॉलिटिक्स कोलकाता में भी। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे लैक करी इन डीलिंग विद कुरान, इन डीलिंग विद इस्लाम, बिकॉज दे आर लैकिंग बिग टाइम इन माई ओपिनियन। नहीं नहीं, कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही या पढ़ा लिखा एडुकेटेड जो ग्रुप होता है वही समझ सकता है। देश की सरकार के ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, उसको भी संभालना पड़ता है, क्योंकि देश को चलाना भी तो है, देश को भी तो चलाना है। देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल पावर, डिजिटल पावर, देश का बॉर्डर, देश की जीडीपी, तो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। अब वैसे में वो ग्राउंड पर उतर कर के कहेंगे, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1947 से लेकर के 2025 तक का अपना ऑडिट रिपोर्ट निकालो। नहीं बाबा, नहीं कहेंगे, दे डोंट हैव टाइम ना। वो पूरे देश को चला रहे हैं। देश में क्या-क्या इंटरनेशनल डायस्पोरा होता है, कितने कॉन्क्लेव होते हैं, कितने कितने ट्रीटी होते हैं, कितने बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, फिर पार्लियामेंट में बिल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारियों में होती हैं। और संविधान ऐसा है, और जिसको इमरजेंसी के वक़्त में भी बहुत कुछ उसमें अपनी मन मुताबिक चीज़ें डाली गई हैं, फिर भी उसको भी लेकर के चलना है। तो बहुत उनके अंदर बहुत सहनशीलता लानी पड़ती है, और ला करके देश को चलाना पड़ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस के ज़माने में हामिद अंसारी साहब और कांग्रेस के ज़माने के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हमारे रॉ एजेंट्स के, हमारे ऑफिसर्स के नाम और एड्रेस दिया करते थे कि जाओ अल्लाह हाफिज बोल करके आओ। तो ये तो देश अब नहीं देख रहा है ना। एक लॉयल, एक ईमानदार, एक फोकस्ड हमें एक सरकार मिली है, और इस सरकार को कोसने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी अगर कोस रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने अस्तित्व को, आप अपने फ्यूचर को कोस रहे हो। नहीं कोसो। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ बीजेपी। आई गेट फ्रॉम योर कमिंग फ्रॉम, मुझे दिख रहा है कि कोई अगर कोई बोल रहा हो ना, आई एम एबल टू सेंस कि उसका क्या एजेंडा है, किस बात से हाँ, बोल रहा है। ये कोई ना व्यूअर्स भी इस बात को ना समझे कि जस्ट बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द बीजेपी इसलिए मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ। नहीं बीजेपी को भाई, क्रिटिसाइज करे तो किसको लेकर आ, राहुल गांधी को? किसको लेकर मुझे पता आओगे? है कि क्रिटिसाइज नहीं करना आज चाहिए। मोदी जी हैं तो हमारी देश की जीडीपी हाइक पर गई है। हम डिजिटल भारत खुद को कह रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन देख पा रहे हैं, हम सोलर सिस्टम देख पा रहे हैं, हमारा विदेश में नाम शोहरत हो रहा है। हम इंडियन पासपोर्ट लेकर के किसी भी देश में उतरते हैं तो हमारी इज्जत होती है। और एक वक्त था कि ये इंदिरा गांधी के इंटरव्यूज देखिए आप, इतिहास के पन्नों को उठाइए आप। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या बोलते थे, भगवान उनको जन्नत नसीब करे और 72 वर्जिन हूरे मनमोहन सिंह को नसीब करे, क्योंकि बेचारा जमीन पर तो हमेशा मौन व्रत रहा सोनिया एंटोनियो के आंखों की वजह से कम जन्नत में हूरों के साथ तो बात करेगा। उसका क्या स्पीच हुआ करता था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों मुसलमानों का का है। है, अटली शेव। क्या कर रहे हो आप? हमारे देश ने कांग्रेस के शासन में ये तक देखा है कि जिन टेररिस्ट को हमारी सेना से, हमारी आर्मी से गोली लगी है, देश की सरकार ने उनको इतने पैसे दिए हैं जो उनको पूरी जिंदगी वो खा सके। किस चीज का गिल्ट था आपको जो आप टेररिस्ट के परिवार वाले को पैसे दे रहे थे? भाई, इस देश ने यासिन मलिक को रेड कारपेट पर चल करके हमारे देश के
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गले मिलते हुए देखा है। और आज वही यासिन मलिक रस्सों में कमर में बांध करके हथकड़ी लगा करके घसीट करके पुलिस निकालती है और कुत्ता बना करके डॉक में लेकर के जाती है। तो मुझे लगता है कि करंट सरकार को कोस करके आप अपनी किस्मत को और आने वाले फ्यूचर को कोसने का काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक मात्र सरकार है जो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवाद है और मातृभूमि के लिए और देश के लिए और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और देश की जनता के लिए वाकई में अच्छा कर रही है और आगे भी करना चाहती है। दिल से बात मैं मानता हूँ, आई डू बिलीव इट। मैं क्रिटिसाइज करता नहीं हूँ ऑनेस्टली बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को क्रिटिसाइज करके जाऊंगा कहाँ, पाकिस्तान, क्योंकि वही हाल हो जाएंगे। बट माई कंसर्न इज, आपको लगता है क्या कि जैसे कुरान में कुछ ये हदीस हैं, कुछ वर्सेज हैं, ये जितना भी है सब कुछ कुरान का होल सम आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट अटैकिंग और एनी सेंडिंग स्पेसिफिक, और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बैन करना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ये सुप्रीम कोर्ट पिटिशन फाइल होनी चाहिए कि कोई ना कोई जो सेक्शंस हैं, वर्सेज हैं? आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड ना ऑन 26 आयत। तो अभी इसका क्या स्टेटस है एज ऑफ टुडे? सुनना ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि जान से लिस्टेड, ये मैटर लिस्टेड नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? Obviously, जान- हु आर द पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग? वो तुमको भी पता है। It's- we can't say on camera। नहीं, why don't you just say? नहीं 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 ना ना एज एन तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ यू आई एम सीनियर। मैं भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा एनरोलमेंट सैक हो और तुम भी नहीं चाहोगे कि मेरा एनरोलमेंट सैक हो। मैं भी नहीं चाहूंगी कि तुमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़े और तुम भी नहीं चाहोगे कि मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़े। लेकिन लिस्टेड नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के परिसर में, पर वो हम नहीं कर पाते हैं। पर पर्सनली अगर मेरे परसेप्शन को सुनना है लीगल से हट करके, एक राष्ट्रभक्त के नज़र से, तो पूरा का पूरा कुरान बैन करना चाहिए। गॉड, मैं तो सेक्शंस की बात कर रहा था, शी टॉकिंग अबाउट होल ऑफ पूरा कुरान। का पूरा कुरान बैन करना चाहिए, क्योंकि कुरान में जिस हिसाब से बातें, या तो जिहाद की बातें लिखी हैं, या तो कुफ्र और काफिर की बातें लिखी हैं, और या तो फिर पैगंबर नबी के स्पर्म की बातें लिखी हैं, या तो फिर सूरह अल अहज़ब तो पूरा का पूरा बहू से कैसे प्यार हुआ, बहू से कैसे शादी हो गई पैगंबर मोहम्मद की, बहू से कैसे सेक्स हो गया, 11 बीवियां कैसे रखनी है, जंगे बदर कैसे हो गया, जंगे करबला कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें या तो बात हो रही हैं। तो अब अगर आप अपनी रिलीजियस बुक में, अगर आप अपनी होली बुक में मारने काटने और सेक्सुअल डिजायर्स और दूसरे दूसरे समुदाय और दूसरे धर्म के लोगों को गाली गलौज मार काट लूट पीट की बात आप अपने मजहब की होली बुक में पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? इवन मैं अभी फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रही हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पर, 2026 में मैं एक सभा करने जा रही हूँ इसी दिल्ली में, रामलीला मैदान में, जिस वो सभा 30 दिन तक चलने वाली है और एवरी डे 6 घंटा चलेगी 30 दिन तक। मैं पूरा का पूरा कुरान वहां पर पढ़ाई होगी, जिसको अरबी में एक बंदा पढ़ेगा, उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूंगी, हिंदी में कोई और ट्रांसलेट करेगा और फिर इंग्लिश में कोई और ट्रांसलेट करेगा, और सबका सब मुसलमान होगा। इसमें रॉबर्ट स्पेंसर तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं, सबका सब मुसलमान होगा, जिसमें से 2 व्यक्ति अरब से आ रहे हैं, 2 व्यक्ति अरब से आ रहे हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि जनता की अदालत से और जनता के ऑर्डर से और जनता के जजमेंट से बड़ा किसी का जजमेंट नहीं होता है। अब जनता, इस देश की जनता तय कर लेगी वो 30 दिन सुनने के बाद कि इसको बैन होना चाहिए अल कुरान को कि नहीं होना चाहिए। अगर जनता का वोट बैन होने पर ज्यादा लगेगा तो वो पूरा का पूरा मास पिटिशन लेकर के मैं सीधा सीजीआई से और देश की राष्ट्रपति से मैं मिलूंगी और मिल करके मैं डेपुटेशन दूंगी कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी में है, इतने करोड़ जनता चाहती है कि इस किताब को बैन किया जाए। ये 2026 में मैं इस चीज का काम करने जा रही हूँ। 80% मेरे प्रोसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अरब से जो 2 लोग आ रहे हैं उन्होंने भी अग्री कर लिया है। I just only pray victory in this mission. ये बहुत बड़ा मिशन है तुमसे आपने लिया है, बहुत बहुत और बहुत बड़ा मिशन है। लाइक मैं मैग्नीट्यूड इमेजिन कर पा रहा हूँ, what the things which can go wrong, I'm imagining only this thing. पर इसमें बस एक ही चीज है कि हो सकता है कि ये करने से पहले
या ये कर लेने के बाद मेरी जान भी जा मैं सकती उसी की बात कर रहा हूँ। आई वाज जस्ट इमेजिनिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। और मैं 1-2 घंटे पहले भी सत्या साधु जी थे बैठे हुए। आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग विद हिम बिकॉज ही इज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल। उनको भी एकीकरण बैन करनी है। कंट्रोवर्शियल इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल बड़ी, जो है सो है। कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तब होता है जब सुनना कुछ, पसंद है तो हाँ। सुनो, नहीं सुनना पसंद है तो मत दुखो। अब जैसे कुछ लोग मुझे मेरे इंस्टा पे और मेरे एक्स हैंडल पे, मेरे फेसबुक पे लिख करके देते हैं, बाबा तौबा, छी छी छी, सुबह सुबह इसका शक्ल देख लिया। अरे क्यों देखा? मुझे ब्लॉक कर दो। अगर गलती से भी मैं आज आ रही हूँ और तुमको मेरी शक्ल देखने से उल्टियां आ रही हैं, तुमको बुरा लग रहा है, मेरी शक्ल बहुत खराब है, मत देखो, ब्लॉक कर दो। जैसे ही मैं सामने आऊं और तुम्हें बुरा लगे तो मुझे ब्लॉक कर दो। तुम्हारे पास ब्लॉक का सिस्टम है, मेरे पास तो नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन मुझे नहीं फॉलो कर रहा है। इवन आई डोंट हैव टाइम एब्सोल्युटली। कि मैं कठमुल्लों को ढूंढूं कि मेरे सोशल मीडिया पे बेचारे को ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी शक्ल देख करके इसको उल्टी आती है। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम मुझे फॉलो ही मत करो ना, तुम मुझे देखो ही मत। और अगर दिख भी जाती हूँ, इमीडिएट मुझे ब्लॉक करो। क्यों उल्टी करना? क्यों रोज रोज सुबह सुबह अपनी जुबान और अपना मन खराब करना? अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछनी थी, एक सवाल। बंगाल पॉलिटिक्स, यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। बड़ा क्योटिक माहौल है वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कश्मीरी बन चुके हैं, बंगाल नहीं कश्मीर पॉलिटिक्स ही कहूँगा मैं तो उसको। तो कश्मीर पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि जैसे टीएमसी गवर्नमेंट है वहाँ पे, ममता बेगम ही कहूँगा मैं तो, शी इज नॉट अ बैनर्जी, व्हाट्स हर एजेंडा? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यस। 2021 में जब ममता बनर्जी के बहुत ही प्यारे दुलारे चहीते मेयर फरहाद हकीम ने पाकिस्तान से द डॉन की न्यूज़पेपर की एंकर को बुलाया था और बड़े फ़क्र से कहा था कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है, आप जिस गली में जाएंगी आपको अपने अपने पाकिस्तान जैसा, अपने घर जैसा लगेगा। उस वक्त लोगों ने बहुत हंसी मजाक में उसको ले लिया था। हालांकि मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था, उसने माफ़ी भी नहीं मांगी थी, लेकिन किसी ने भी लीगल तरीके से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि आखिर द डॉन की न्यूज़ एंकर कैसे आ गई, वीज़ा किसने दिलवा दिया और यहाँ से वीज़ा पर अप्रूवल किसने दिया। किसी को कुछ चिंता नहीं पड़ी हुई थी 2021 में। अच्छा, ये द डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का वो है जिसकी फंडिंग डायरेक्ट हाफिज सईद करता है। और इसी द डॉन के एंकर के साथ बैठ करके हाफिज सईद ने मजाक उड़ाकर कहा था, "हाँ, आज तक भारत को पता नहीं चला कि अजमल खसब को किसने भेजा था।" इसी द डॉन पे। और यही द डॉन न्यूज़ के की महिला एंकर आती है फरहाद हकीम का इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए पाकिस्तान से। अच्छा, मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन हो तो चलो, देश का इलेक्शन है, बीबीसी भी आता है, अल जजीरा भी आता है, बहुत सारे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग रिपोर्टर्स आते हैं। लेकिन एक पश्चिम बंगाल के विधानसभा के इलेक्शन में, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में पाकिस्तान से द डॉन न्यूज़पेपर की महिला एंकर का आना, तो कुछ तो चल रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो दिन था और आज का दिन है कि कंटिन्यूअसली मैं 5 साल से लोगों के दिमाग को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। पर शायद हो सकता है कि लोग समझ कर नहीं समझना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने इस पे कानूनी प्रक्रिया जो है वो करके रखी है। एज आई सेड अर्लियर कि मुझे अपनी कानूनी बातों को मीडिया ट्रायल में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है बाकी लोगों की तरह। पश्चिम बंगाल के हालात ऐसे हैं कि भगवान राम का नाम लो तो मुख्यमंत्री जेल की धमकियां देती हैं। एवरीवन नोज अबाउट दैट। एब्सोल्युटली। तो जो लोग जानते हैं मैं वो नहीं बताऊंगी, जो लोग न्यूज़ पर देखते हैं मैं वो नहीं बताऊंगी, जो लोग नहीं जानते हैं मैं वो बताऊंगी। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उस सरकार के कुछ लोग जो है वो पश्चिम बंगाल भाजपा में है। और यही मेन रीजन है कि भाजपा अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बना पा रही है। क्योंकि होता क्या है, लोकसभा इलेक्शन आता है, ऐसे कैंडिडेट्स दिए जाते हैं जो हारेंगे, हारेंगे। और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता हैं, उनके ऑपोजिट में जो सबसे कमजोर, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं पहचानता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है,
वैस पुअर कैंडिडेट्स को सामने खड़ा किया जाता है ताकि तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता एकदम इजी आराम से खाते पीते वो जीत जाए, क्यों मेरे समझ में नहीं आई चीजें ऑनेस्टली। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाता है। पर ममता सरकार के कुछ लोग पैसों की लालच में भाजपा का चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं। जिस दिन सफल होगा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का पूरा टीम, जिस दिन सफल होगा, जिस दिन नए लोगों को चुना जाएगा, जिस दिन युवाओं के हाथ में, जोशीले युवाओं के हाथ में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को दे देगी, उस दिन देखना आप खेल। उस दिन वही होगा जो चिराग पासवान, मैंने और फडणवीस जी ने बिहार में किया, हम वही करेंगे पश्चिम बंगाल में। माई कंसर्न इज, मेरा कंसर्न है, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। आपको लगता है कि देरी तो नहीं हो गई इस काम में बंगाल के लिए? मुझे तो ऑलरेडी बंगाल दिल से गॉन केस लगता है। रीज़न बीइंग वहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स, अगर कोई कोई सेलिब्रेशन करे कोई बीजेपी की विक्ट्री की, तो बम्स उड़ा देते हैं। एक 6 साल की बच्ची थी, शी वाज डांसिंग ऑन अ बीजेपी इलेक्शन विक्ट्री, ममता के गुंडे उन्होंने उस बच्चे को बम से उड़ा दिया। अभी संदेश खाली इंसिडेंट हुआ था, the only sole surviving witness of that case, I think 9 कार आई उसके बेटे को उड़ा के चली गई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब ये लिब्रांडो गैंग कहाँ है? एब्सोल्युटली, ये ढपली वाले गैंग कहाँ है? एब्सोल्युटली, अब ढपली क्यों नहीं बज रही है? एब्सोल्युटली। सो माय कंसर्न इज इट्स अ वेरी ग्रेव इशू। दिल से मुझे लगता है कि आई थिंक स्टेज इज गॉन। जहाँ तक मुझे लगता है, आई एम नॉट से कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है, नहीं, बट गॉन केस तो हो चुका है। इट इज अ गॉन केस एब्सोल्युटली। तो गॉन फिर केस बीजेपी हो कम बैक चुका कैसे है करेगी जय। कोलकाता नहीं, में? गॉन केस हो चुका है जय, लेकिन जो हमारा है हाँ, हम उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। एब्सोल्युटली। अब हमारी एक उंगली में अगर जख्म हो जाए तो हम काट देंगे क्या? माई कंसर्न इज, अगर मैं हिंदू होता ना, लाइक लिविंग इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, होल ऑफ स्टेट में, तो मेरी फैमिली, या फिर चलो मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करता, बट नॉर्मल हिंदू भी आजकल वोट डालने से डरेगा को बीजेपी को, क्योंकि अगर वो वोट डालेंगे तो उनके वोटिंग लिस्ट से पढ़ मैं लेते हैं। डिमोरलाइज तो नहीं करूंगी किसी भी एब्सोल्युटली, वोटर को। मैं एब्सोल्युटली। इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर अपने हिंदू होने पर गर्व है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, अभी देखिए बाबा बागेश्वर वहां पर गए थे 6 दिसंबर को, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखा रही थी, फीता कट रहा था, और एक तरफ 6 लाख से ज्यादा हिंदू गीता का पाठ कर रहे थे। तो अगर मुसलमान विधायक या मुसलमान नेता संविधान की शपथ ले करके अपने इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा है, तो हिंदुओं में इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि हम अपने हिंदुत्व पर घमंड करके हम अपने हिंदुत्व को उजागर करें और अपने मंत्रों के उच्चारणों से इस देश को, इस मातृभूमि को और साथ में पश्चिम बंगाल को फिर से पवित्र करें। इतना तो होना चाहिए। अब सिचुएशन ऐसा आ चुका है पश्चिम बंगाल में कि या तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को गजवाए हिंद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और या तो कमर में भगवा गमछा बांध करके भगवाए हिंद का पार्ट बना देना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन पश्चिम बंगाल हिंदू। इट इज अ वॉर स्टेट राइट नाउ इन बंगाल, अगर देखा जाए तो। इवन मैं तो ओपनली कह रही हूं कि पश्चिम बंगाल का कारभार पूरा का पूरा मेरे हैंडओवर कर दिया जाए। योगी 2.0 वाला सिस्टम ना हुआ तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए, पूरा का पूरा योगी 2.0 कर दूंगी मैं। माई कंसर्न, अब 2026 में इलेक्शंस आए, डू यू थिंक बीजेपी विल विन कोलकाता, वेस्ट बंगाल? अभी तो राइट विंग के जो सर्वे Number one concern: are you going to participate in election as in for CM in Kolkata? आई डोंट नो सीएम। Like basically आप एमएलए की बात करें ना कि अब मेरे हाथ में आ रहे तो मैं तो 2.0 कर दूं वहां पे। सो आपके क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आदर फॉर बीइंग एन एमपी और एन एमएलए और अ सीएम इन कोलकाता? एमएलए तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि एमएलए इज वे टू। हाँ जी। जय, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू अगर इस बात की घोषणा कर भी देगा ना कि नाजिया इलाही खान को हम लोग पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो अमित शाह जी का आकर के पैर पकड़ लेंगे कि नाजिया को आप इतना पावर मत दो, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता को बहुत अच्छे से पता है कि नाजिया का वही नेचर है
जो हेमंता बिस्वा शर्मा का है, जो पुष्कर सिंह धामी का जी का है और जो योगी महाराज जी का है, और वही ऑरा है जो कहीं न कहीं गृह मंत्री जी से, मोटा भाई से मैच करता है। तो ये लफंदरबाज़ी बर्दाश्त करेगी नहीं, ये जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो करना स्टार्ट करेगी, तो इनका जो तृणमूल से जुड़ करके जो तोला और पैसा और ये जो दलालीगिरी करके जो ये कमा रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें तो कमाने से कोई लेना-देना है नहीं। एब्सोल्युटली। झूठ की कमाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा चैम्बर चल रहा है। इस देश के 3 राज्यों में मेरा चैम्बर चलता है और फुल फ्लेज में चलता है। हम मुझे क्या प्रॉब्लम है? आज कपिल सिब्बल एक समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का एमपी भी है, लेकिन दिन-रात सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहता है। अभिषेक मनु सिंघवी से अमीर मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता होगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की लाइनें लगी रहती हैं और बाहर में धक्के खा रही होती हैं। तो हम लोग उस लीडर और उस नेता में से आते हैं जिसको तोलाबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम एवरीडे 4 घंटा कोर्ट को देंगे, हम अपने खाने के लिए, अपने रोटी नमक के लिए हम पैसे कमा लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेताओं को बहुत अच्छे से पता है, चंद नेताओं को। अब आती है दूसरी बात, पार्टी मुझे अगर बोलेगी कि नाज़िया तुमको वहाँ पर प्रचार करना है एक कार्यकर्ता की तरह, मैं वो करूँगी। पार्टी अगर बोलेगी नाज़िया तुमको झंडा लगाना है, मैं वो करूँगी। पार्टी अगर बोलेगी कि मंच पर सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुमको झाड़ू देना है, मैं वो दूँगी। पार्टी अगर बोलेगी नाज़िया तुमको सीएम फेस बनकर खड़ा होना है, मैं वो करूँगी। क्योंकि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जिसके लिए मैंने शपथ लिया है, मैं उसके साथ बेवफ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, जय तुम्हारे सामने इवन पूरे देश और दुनिया के सामने मैंने ये बोला हुआ है कि अगर मेरे हाथ में कोई पावर पश्चिम बंगाल का आता है, तो वही हाल होगा कठमुल्लों का, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एकदम वे टू बी वेरी फ्रैंक क्रिस्टल क्लियर है ये बात। और भगवाए हिंद कैसे होगा, ये गजवाए हिंद वाले को पता चल जाएगा। God, यार, what a timing. I don't know what else is to say. Just connecting question. बीजेपी गवर्नमेंट डिसमिस क्यों नहीं करती टीएमसी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैव द पावर्स, दे हैव द विल, दे हैव द आर्मी, दे हैव द पुलिस, एवरीथिंग इज देयर। पैसा है, इन्फ्लुएंस है, किस चीज़ की कमी है? तो क्या करना चाहिए? डिसमिस क्यों नहीं करती टीएमसी गवर्नमेंट को? लाइक काम क्यों नहीं खत्म कर रहे? मुझे चीज लाइक, इज इट एन ईगो इशू? इज इट एन ईगो इशू बिटवीन द बीजेपी एंड द टीएमसी व्हिच आई फील इज देयर? नहीं जय, सपोज हमारे When push comes to shove, they locked 370 टाइम पे। हाँ जी। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज कि हमारे घर में कोई एक बड़े बुजुर्ग हैं जो बहुत मतलब वॉयलेंट रहते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं, बड़े डिक्टेटरशिप में रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जब हम माँ बाप बनेंगे ना, इनकी वाली हरकत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो मतलब क्या ही कर रहे हैं, घर में ही जंग पैदा कर दे रहे हैं क्या। मैं बहुत आभारी हूँ अपने देश की सरकार की कि इंदिरा गांधी वाले डिक्टेटरशिप का कॉपी कैट This is not dictatorship still, नहीं, nonetheless. डिक्टेटरशिप है नहीं। जनता जिसको चुनेगी वही आएगा। मैं समझ गया, बट और संवैधानिक तरीके से यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के चैप्टर 15 के आर्टिकल 324 और 327 के दायरे में रह करके इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत जो काम कर रहा है एसआईआर का, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी काम हो रहा है उसको उसी हिसाब से होने देना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी इंदिरा गांधी वाला या नेहरू वाला या मोहनदास करमचंद गांधी वाला या राजीव गांधी वाला किसी भी तरीके के डिक्टेटरशिप को मेरे जुबान से तो प्रोवोकेशन नहीं मिल सकता है। और मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री की कि इतनी बुरी से बुरी घटना पश्चिम बंगाल में देखने के बावजूद भी उन्होंने वो नहीं दोहराया जो इंदिरा गांधी ने दोहराया था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट को समर्पित किया गया कि आप इस सिचुएशन को संभालिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट इज इनफ कि वो जिस हिसाब से सारे केसेस की बारीकियों को देखते हैं और देख करके जो जजमेंट आता है, मुझे लगता है कि 99% कैलकाटा के जजमेंट को हर एक लॉ स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए।
क्योंकि वो जो जजमेंट आता है मिनी पाकिस्तान वाले एरिया से, वो बहुत अप्रोप्रिएट और कानून को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट आता है। तो मैं तो अपने जूनियर्स को भी कहती हूँ हमेशा कि कैलकाटा हाई कोर्ट का कोई भी मामला हो तो उसके जजमेंट को ज़रूर स्टडी किया करो, तब तुमको समझ में आएगा कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में केस को क्रैक कैसे किया जाता है, और एक जज बेचारा बहुत प्रेशर में रहने के बावजूद भी कैसे संविधान के लिए वफादार होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कैलकाटा हाई कोर्ट। लास्ट थिंग, आपका एम क्या है लॉन्ग रन के लिए? डू यू लाइक, विल वी सी नाज़िया अली खान एज अ फ्यूचर एमपी फॉर गॉड सेक? जस्ट आस्किंग। फिर मैं वही कहूंगी, फिर भी मेरे गार्जियन, मेरा गार्जियन कौन है? मेरे आपकी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, मोटा भाई हैं। आपके फिर भी पर्सनल पर्सनल एस्पिरेशन इस चीज़ को लेके है क्या? नहीं, पर्सनल एस्पिरेशन मैंने मेरे मेरे मतलब करियर के लिए मैंने यूएन सोचा हुआ है। इवन मेरी पूरी फाइल भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, और मैं चाहती हूँ कि मैं 1 साल इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ यूनाइटेड नेशन में। और बहुत हो गया टीवी से जवाब देना, एब्सोल्युटली। पॉडकास्ट करके मुस्लिम देशों को जवाब देना। मैं चाहती हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ यूएन में बैठूँ, और बैठ समथिंग मोर करके काइनेटिक। और सामने में बैठ करके मैं पाकिस्तान को जवाब दूँ, मैं ईरान को जवाब दूँ, मैं अरब को जवाब दूँ। तो बहुत हो गया, दूर-दूर से बहुत हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि You want to get in the ring, see some action, ऑब्वियसली समझ तभी रहा तो रेसलिंग में मजा आता है। मैं तभी ना, ऑन ए सीरियस नोट, आई बी ऑनेस्ट, दिस इज ओनली माय 8th पॉडकास्ट दिस ईयर। आई डू इट सो रेयरली क्योंकि मैं लॉ में, इट्स वेरी कनेक्टिंग, ये लाइक यू गो टू 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 विद पीपल, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो मज़ा आता है। इसमें बैठे रहो, बातें करा लो, तो आई फाइंड इट कि नहीं यार, इतनी सेंस नहीं बनती। तभी मैं बड़ा, on a serious note, very important topics, very deep rooted topics people don't want to talk about, तभी तो ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ। सनातन धर्म ले लो, इस्लाम ले लो, चलो लंबी बात जाएगी, बट आई हैव अ वेरी बिग व्हाई एज टू व्हाई आई डू इट, विच आई डू इट वेरी रेयरली दो। चलो, नॉनदलेस, थैंक यू सो मच नाजिया जी, आप यहाँ पे आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दिल से मुझे तो दर्शन हो गए। Literally, I don't, मैं on a serious note ना, I was going to Vaishno Devi Katra, I think 2 weeks ago, but now I don't need to go any. Oh my God! Seriously, बहुत आभारी। I couldn't go due to some reason. I had a case, but now I know why that I couldn't go. Nonetheless, thank you so much. दिल से आभार आपका, दिल से। और मुझे लगता नहीं है दिल इतना, मैं छाती छाती ठोक के कह सकता हूँ, इवन आप में नुपुर शर्मा जी से ज़्यादा दम है, इतना आई एम अवेयर ऑफ इट। She got banned. Very unfortunate thing, BJP threw under the bus. But my concern is, I don't think so if I'll ever in my life sit with a more courageous, godly, divine woman like Nazia ji. Thank you so लेकिन much. मैं चाहूंगी कि एक नहीं अनेक नाजिया इलाही खान हो। Absolutely. मैं तो यही चाहूंगी कि इस Absolutely. देश में लाखों नाजिया इलाही खान हो, ताकि जो मेरी एकलौती आवाज है, एक आवाज है, वो लाखों मिल जाए तो गूंजेगी। बहुत आभारी, जय तुम्हारी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत आभारी। Thank you so much.